गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट्स के बारे में, तो सॉलिड स्टेट्स में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और ये सॉलिड स्टेट्स का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम उसकी डेंसिटी, ठीक है, डिफेक्ट्स, इन सबों के बारे में बात करके इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक थे। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। अब देखिए क्या है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। Calculation involving unit cell dimension। चलिए, जब इसको निकालते हैं, जब यूनिट सेल के डायमेंशन से हम कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम सिंपली क्या निकालते हैं? डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी कैसे निकलता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कोई भी मास हो, चाहे 10 किलो का, चाहे 5 किलो का, चाहे 1 किलो का, वो कितने वॉल्यूम पे है यही डिसाइड करना है, यही उसकी डिसाइड क्या करेगा? डेंसिटी डिसाइड करेगा। ठीक है, अब अगर हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करें तो मास ऑफ अ यूनिट सेल लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मास ऑफ यूनिट सेल निकालने की कोशिश करें तो उसमें जितने एटम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको इज डिनोटेड बाय Z। हम इसको क्या लिखते हैं? Z से लिखते हैं, है ना। अगर एक यूनिट सेल में Z एटम्स हैं, ठीक है, Z एटम्स क्या हो सकते हैं? उसकी रैंक हो सकती है, जितने एक यूनिट सेल में एटम आते थे। ठीक है, जैसे प्रिमिटिव में 1 आता था, फेस में 4 आते थे, बॉडी में 2 आता था। ठीक है, वैसे ही ये भी है। ठीक है, चलिए जरा आगे देखिए इसको। अब अगर हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले तो मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए। यहाँ पे देखिए मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? पहले देखिए मास ऑफ 1 एटम कितना होगा। मान लीजिए हमने कोई मोल लिया है, ठीक है, कोई एटम का एक मोल लिया है जिसका मोलर मास है m, ठीक है, जिसका मोलर मास है m, जिसका हमने मान लीजिए m मोल लिया है। ठीक है, m मोल लिया है। ठीक, मास ऑफ 1 एटम, ये एक पूरे उसका मास है। ठीक है, एक मोल में ये 1 मोल का मास है, 1 मोल एटम का मास है। ठीक है, m क्या है? इज अ मास ऑफ 1 मोल एटम। m इज मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम्स। ठीक है, अब हमें मास ऑफ 1 एटम निकालना है तो हमको पता है इन 1 मोल देयर इज 6.022 into 10 to the power 24 एटम, सॉरी 23 एटम्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, जो कि क्या होता है? n0 होता है क्या? n0। तो अगर हम यहाँ पे n0 से डिवाइड कर दे तो क्या हमारे पास एक एवोगैड्रो नंबर, एक एटम का मास मिल जाएगा। ठीक है, एक एटम का मास मिल जाएगा। एक मिनट में जरा, हाँ ठीक है, n0 की वैल्यूज ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारे पास आ गया एक एटम का मास आ गया, मास ऑफ 1 एटम आ गया। अगर एक एटम का मास आ गया और हमारे पास टोटल Z एटम है तो मास ऑफ Z एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ Z एटम्स कितना जाएगा? Z इंटू क्या? m अपॉन n0 होता है क्या?
एम अपॉन एन नॉट, ठीक है, जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई एक यूनिट सेल है जिसका डायमेंशन क्या होता है, हमने पहले भी बताया है कि हम इसमें किसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक के बारे में बात करेंगे। क्यूब का क्या देखिए क्या होता है, लेंथ क्या होता है ए, ब्रेथ भी क्या होगा ए, और हाइट भी क्या होगा ए, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा ए क्यूब। तो मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये है, मास ऑफ यूनिट सेल ये है, कर दो भैया, देखो क्या आ जाएगा जेड, जेड इंटू मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन नॉट अपॉन क्या ए क्यूब। अब देखो भैया इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट। एन नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ये क्या है रैंक ऑफ अ यूनिट सेल, ये मोलर मास ऑफ एटम, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यही हमें डिफाइन करना था, यही हमें ढूंढना था, यानी डेंसिटी हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी हमारे पास क्या आ गई जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट, ये हमें ढूंढना था, ठीक है, ये हमें ढूंढना था। अब जरा देखिए यहां पे z क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल और एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कितना एटम आ रहा है, ए क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, z हो गया, m क्या है मोलर मास, MOLAR मोलर मास, ये क्या है मोलर मास है, और n नॉट क्या है, इस एवोगैड्रोस नंबर, क्या है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इसको नोट करिए। इसको नोट करिए तो आगे बताएं। चलिए क्लास तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, ठीक है। हमने डायमेंशन के लिए निकालने के लिए क्या निकाला, एक रिलेशन निकालने के लिए क्या निकाला, डेंसिटी निकाला, डेंसिटी से हमने निकाल दिया, देखिए ये हमें मिल गया, ठीक है। चलिए जरा आगे देखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम डिस्कस करेंगे जरा डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए डिफेक्ट्स यानी किसी चीज़ में इनपरफेक्शन आ जाना, कोई चीज़ इनपरफेक्ट हो जाए। जैसे देखिए डिफेक्ट्स क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठीक है। अब देखिए सॉलिड में डिफेक्ट का क्या मतलब है, अगर कोई सॉलिड है हमारे पास, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम है जो भी हैं, अगर यहाँ से एक मॉलिक्यूल या एटम गायब हो जाए या फिर यहाँ पे एक एटम या मॉलिक्यूल्स आ जाएं, तो क्या होगा, डिफेक्ट आ रहा है ना, परफेक्ट नहीं है ना, इनपरफेक्ट हो गया ना, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब डिफेक्ट्स हम यहाँ पे दो तरह का पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स इन सॉलिड हमारे पास क्या मिलेगा, दो तरह का मिलेगा, ठीक है। पहला क्या होगा देखिए, पॉइंट डिफेक्ट।
पहला क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट को हमने क्या किया ना, तीन पार्ट्स में बांट दिया। स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और क्या, इम्प्योरिटी। ठीक है, ये तीन हो गए। ठीक है, अब स्टाइक्योमेट्री को भी ना हमने और तीन पार्ट्स में बांट दिया, सॉरी चार पार्ट्स में। ये कौन से थे, शॉर्ट की। पहले तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी, वैकेंसी। ठीक है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। ठीक है, अगला क्या है, शॉर्ट की, शॉर्ट की और क्या, फ्रैंकल। ठीक है, फ्रैंकल। अब देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्री को भी हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। कौन कौन से हैं, अभी मैं टाइप्स बता रहा हूं, अभी एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री किस्म कौन कौन से आ गए, मेटल एक्सिस, और मेटल डिफिशिएंट। अब देखिए यहां पे क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री, ये दोनों हम चीज देखेंगे नॉन आयनिक में, और ये दोनों हम देखेंगे आयनिक में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते इस चारों से। ठीक है, वैकेंसी, पहला क्या है, वैकेंसी, ये क्या होता है, when any interstitial site is vacant is called vacancy defect। वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ये उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। अब देखिए क्या होगा ना कि कोई एक कांस्टेंट पार्टिकल्स अपना स्पेस छोड़ देगा, अपना स्पेस छोड़ देगा और वहाँ पे एक खाली स्पेस मिलेगा। ठीक है, ये खाली स्पेस ही क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ से एक एटम गायब हो गया। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी डिक्रीज हुई तो क्या यहाँ पे इसका मास भी कम हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम है, या मास कम हुआ तो क्या हुआ, डेंसिटी पे असर पड़ा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, व्हेन एनी lattice site is change its
position and occupies the interstitial site in a compound is called इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी साइट अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे चल जाए तो क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। अब मानिए ये एटम यहां से हट गया, ये एटम यहां से हट गया और ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें जितने एटम थे उतने ही एटम है? हाँ, जितने एटम थे उतने ही एटम है, जितना मास था उतना ही मास है, वॉल्यूम भी सेम है, तो डेंसिटी क्या होगा? रिमेन सेम। रिमेन सेम। ठीक है, इसकी डेंसिटी जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि बस एक एटम अपना जगह छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जा रहा है। इसी की वजह से क्या ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमें मिलता है, इसी की वजह से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? बस ये क्या हो रहा है, मान लीजिए एक उसका रूम था, उस रूम से हट के किसी रूम के बाहर जाके बैठ जाता है, अपने रूम के नहीं किसी और रूम के। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 रूम है, 1 2 3 4, ये बंदा यहाँ से निकल के यहाँ बैठ गया या फिर यहाँ से निकल के यहाँ बैठ गया, इसी को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे बताएं। शॉर्टकी और फ्रैंकल। चलिए ये हुआ, चलिए मिटा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे फ्रैंकल और शॉर्टकी। इसको जैसे जैसे यहां से हम बढ़े हैं वैसे ही आप लोग भी यहां से बढ़ के लिखेंगे। चलिए जरा देखिए तीसरा क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट। आप देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? वो डिफेक्ट जब, तो यहां पे मैं लिखता हूं, व्हेन वन केटायन एंड when same number of cation and anion are missing from lattice site is called Schottky defect. क्या होता है ना कि किसी लैटिस में, किसी आयनिक लैटिस में, अब देखिए हमें पता है ये आयनिक में मिलेगा। ठीक है, अब किसी आयनिक में क्या होता है ना कि जितने केटायन उतने ही एनायन क्या हो, गायब हो जाएं, तो उसी को क्या बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है ना, ये हमारे पास एक लैटिस साइट है। अब इस लैटिस साइट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड आयन क्या होंगे, मिसिंग होंगे। देखिए क्या होगा ना, यहां से अगर एक केटायन गायब हुआ, ठीक है, और यहां से एक एनायन गायब हो जाएगा, ये वैकेंसी ऐसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। जब ये होता है तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां से नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ रही है, मास कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम उतना है लेकिन मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा ये चीज देखिए, वैकेंसी वाला और शॉर्टकी वाला एक सेम है ना, वहां पे भी एटम्स गायब हो रहे थे, यहां पे भी आयंस गायब हो रहे हैं। इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्यों इसको अलग अलग लिखा गया है? क्या होता है ना कि शॉर्टकी में आयंस को लेके होता है, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वैकेंसी में नॉन आयनिक के बारे में होता है। ठीक है, अगर वहां से हम एक एटम भी गायब करेंगे तो नॉन आयनिक वाले में कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन यहां से अगर हम कोई मॉलिक्यूल कोई एनायन या कोई केटायन गायब कर दें तो क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए हम इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन गायब करते हैं। ठीक है, हम नहीं गायब करते हैं, मतलब वो हो जाता है, डिफेक्ट होता है ऐसा। ठीक है, आगे चौथा वाला क्या है, देखिए बुक में भी आपके कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं। कंडीशंस कॉजिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। अब एक किसके वजह से होता है ये देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज यूजुअली ऑब्जर्व इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आयंस केटायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो जो कंपाउंड बहुत ज्यादा आयनिक होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये उसमें पाया जाएगा। ठीक है, प्लस जहां पे एन आयन और केटायन का साइज लगभग इक्वल हो। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, NaCl, KCl, KBr, CaCl, AgBr। ठीक है, ये सब सॉलिड्स में क्या होता है ना, ये शॉर्टकी डिफेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो केटायन होते हैं और एनायन होते हैं, दोनों की साइज सिमिलर होती है और बहुत ही ज्यादा वो आयनिक होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आयनिक होंगे तो कौन सा भैया डिफेक्ट देखने को मिलेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जरा आगे देखिए, फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट, चलिए भैया, when some of the cation occupies interstitial side, some of the interstitial size, some of the interstitial site in lattice is called फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ना कि जो केटायन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चल जाते हैं, ठीक इसमें जैसे यहाँ इंटरस्टिशियल में हो रहा था। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, मैं इसका फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग इसके नीचे। ठीक है,
ठीक है। ये हमारे पास एक आयनिक का क्रिस्टल है, आयनिक कंपाउंड का कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में क्या होगा ना, ये केटायन होंगे, एनायन कभी नहीं, केटायन हमेशा। क्यों? केटायन हमेशा छोटा होता है, इसी वजह से केटायन, और एनायन हमेशा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू केटायन, ठीक है। अब ये केटायंस यहां से हट के कहीं यहां आ गए मान लीजिए, ठीक है, कहीं यहां आ गए, ये इंटरस्टिशियल साइट्स पे बैठ गए। जब ये इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ गए, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। अच्छा देखिए यहां पे डेंसिटी क्या होगा, रिमेन सेम, डेंसिटी जैसी थी वैसी ही है ना, डेंसिटी जैसी थी वैसी ही है, बस ये केटायन क्या किए, अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे चल गए, ठीक इंटरस्टिशियल की जगह, ठीक है। ये नॉन आयनिक में था, ये आयनिक में है, ठीक है। यही चीज़ है, इसको नोट करिए, आगे बताएंगे। आगे हम बढ़ेंगे मेटल एक्सेस पे और मेटल डिफिशिएंट पे। चलिए हो गया, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे ये पॉइंट डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्री हो गया, अब हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सब डिस्कस करते हुए चला जा रहा है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अब देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है ना, इसी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ बातें हैं, जान लीजिए। अगर मेटल एक्सेस में होगा तो यहाँ पे केटायन और एनायन का रेशियो चेंज होगा। when metal axis defect is found, then तब क्या होगा, केटायन टू एनायन रेशियो क्या होगा, केटायन टू एनायन रेशियो change, but lattice will be electrically neutral. क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, अगर मेटल को हमें एक्सेस में करना, हमारे पास दो तरीका है, या तो हम किसी लैटिस में से एक एनायन को गायब कर दें या केटायन को एक्स्ट्रा में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, एनायन वैकेंसी और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा केटायन। अब देखिए एनायनिक वैकेंसी में कैसे होता है, हमारे पास कोई क्रिस्टल है, नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हमें एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से हम सोडियम वेपर गुजारेंगे, जब हम Na का वेपर गुजारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब ये जो Na प्लस है इस एनायन को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे मान लीजिए आ गया, ठीक है। अब ये जुड़ के क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, ये सोडियम और क्लोरीन का हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया हमारे पास। देखिए एक बार इसको फिर से मैं समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है, कि अगर यहाँ पे मान लीजिए Na है, Cl है, Na है, Cl है, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
Cl Na Cl Na NaCl NaCl Cl Na Cl Na, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस है, ठीक है। हमने सोडियम को गुजारा, यहाँ से क्लोरीन दो चटक के इधर चला गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो अपना एक माइनस चार्ज दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ज टू केटायन टू एनायन रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अगर केटायन टू एनायन रेशियो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केटायन एनायन साथी है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव देखा जाए, ठीक है, ये भी आते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। एक्स्ट्रा केटायन देखिए कैसे आ रहा है, एक्स्ट्रा केटायन देखिए कैसे आ रहा है, एक्स्ट्रा केटायन देखिए कैसे आ रहा है। अगर हमारे पास ठीक है, ये है, ठीक है। अब क्या होगा ना, अगर हम किसी Na पॉजिटिव को क्या करेंगे, एक Na को हम किस में तोड़ेंगे, Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये Na छोटा है, सोडियम है, मतलब केटायन है तो छोटा वही यहाँ पे आ जाएगा, एक उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, एक उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आ जाएगा, ये दोनों सेट हो गए, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा केटायन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर केटायन टू एनायन रेशियो निकाला जाए तो देखिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 9:8 आ गया, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव इस टू नेगेटिव देखा जाए तो 9:9 है ना। ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा केटायन आ गया, एक्स्ट्रा केटायन आ गया तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम मेटल डिफिशियंसी देखें, मेटल डिफिशियंसी देखें, देखिए मेटल एक्सिस में हमेशा एक चीज होगा कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहेगी, चाहे केटायन टू एनायन रेशियो सेम हो चाहे ना हो, चाहे केटायन टू एनायन रेशियो सेम हो चाहे ना हो, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, ठीक है। इसको नोट करिए तो हम बताएं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब हम मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। मेटल डिफिशियंसी हमें कैसे मिलेगी, देखिए जरा। अच्छा, कभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में सुने हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है। अब हम आयरन ऑक्साइड का देखेंगे, क्योंकि आयरन ऑक्साइड क्या करता है, दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो दो स्टेट कौन कौन से हैं, पहला तो है +F2 में, ठीक है, +2 के फॉर्म में, और एक +F3 के फॉर्म में शो होता है, ठीक है। तो अगर हमें मेटल एक्सेस में मेटल डिफिशिएंट करना है तो क्या हम उस F-2 की जगह F+2 की जगह F+3 लिख सकते हैं, कर सकते हैं क्या, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यही पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये पढ़ लेंगे सारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए ज़रा क्या है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब देखिए मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। मान लीजिए फेरस ऑक्साइड का है, Fe2+O2-, Fe2+O2-, ठीक है। ये इस वाले फॉर्म में है, O2- Fe2+,
O2 माइनस Fe2 प्लस, ये इस फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, ये इस वाले फॉर्म में दिया हुआ है। ये जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए अगर हमें एक फेरस Fe2 प्लस हटाना है और Fe3 प्लस में लाना है तो इसमें 3 से इंटू कर दे, इसमें 2 से इंटू कर, तो क्या दोनों का चार्ज इक्वल हो गया क्या? देखिए 3 दूना 6, 2 दूनी 6, 2 तीय 6, ठीक है हुआ। तो अब देखिए क्या करेंगे, किसी भी दो को हटा के उसके जगह पे क्या, सॉरी किसी भी 3 को हटा के क्या करेंगे, उसके जगह Fe3 प्लस डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा कर दिया, ऐसा करने से इसकी डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अब देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर केटायन टू एनायन रेशियो निकालें, केटायन टू एनायन रेशियो निकालें तो हमें क्या मिलेगा। केटायन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केटायन और एनायन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केटायन है, सॉरी 7 केटायन और 8 एनायन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में देखते हैं, अगर प्लस टू माइनस का चार्ज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्लस चार्ज है और 16 माइनस चार्ज भी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम बनी हुई है, क्या बनी हुई है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डिफेक्ट के आगे हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में किस टाइप के हमें कंडक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कंडक्टर मिलेंगे कुछ 3 टाइप के। ठीक है, पहले इसको नोट करिए तब कंडक्टर्स पे पढ़ा जाए, कंडक्टर्स पे बढ़े। चलिए बच्चा पार्टी ये हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड्स के कितने टाइप हैं वो जरा हम देखेंगे। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए कंडक्टिविटी में क्या क्या है। पहला तो हमें मिलेगा कंडक्टर, दूसरा क्या मिलेगा, इंसुलेटर, और तीसरा क्या मिलेगा जो कि तीसरा लेटेस्ट है, बढ़िया है हमारे लिए, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। चलिए भैया कंडक्टर्स क्या होते हैं ये भी हमें पता है, इंसुलेटर क्या होते हैं ये भी हमें पता है, लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होता है ये नया टर्म कहाँ से आ गया, नाम तो सुना लग रहा है लेकिन कभी पढ़ा नहीं गया है। सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, है ना। चलिए कंडक्टर्स वो होते हैं द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is, the ease of flow of electron is high,
देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होता है, कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, आसानी से फ्लो करें। अब देखिए एक चीज़ और, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है तो करंट हमारा इस तरफ मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई। कंडक्टर्स में क्या होता है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा, उतनी अच्छी क्या होगा, वो उसी मैटर को क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। अगर उसमें कंडक्टिविटी नहीं हो रही है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं वो, ना पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन क्या वो कंडक्टर के जितना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में हमने दो टाइप्स है हमारे पास, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। चलिए इंट्रिंसिक में क्या होता है ना कि इसका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन इज द प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन इज अ प्योर सेमीकंडक्टर and hence it shows a good conductivity। अब जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनको क्या होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन हो सकता है उछल के यहाँ जाए, ठीक है। तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें क्या मिलता है, कंडक्टिविटी मिलती है। क्या मिलती है, कंडक्टिविटी मिलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। ये प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर्स है जिसमें हम किसी भी इम्प्योरिटी को क्या करें, डोपिंग करें, ठीक है। डोपिंग मतलब क्या होता है, किसी भी प्योर सब्सटेंस में किसी इम्प्योर चीज़ को मिला, किसी दूसरे एलिमेंट को मिला के उसको इम्प्योर बनाना, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। उस डोपिंग से हमारी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, उस मिलाने से कुछ फ़ायदा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे, ठीक है। जरा देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखते हैं अब हम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला तो देखिए इसमें होता है पी टाइप और पॉजिटिव टाइप, ठीक है, जो भी बोल दीजिए। एक होता है एन टाइप, ठीक है, और नेगेटिव टाइप, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 13, 14 और 15 ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ग्रुप है। और 14 ग्रुप में हमें क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मिलता है। अब देखिए अगर हमें पॉजिटिव टाइप बनाना है और हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को इसमें डोपिंग करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। डोपिंग करेंगे, मान ली हमने इंडियम को डोपिंग किया, यहाँ पे IN आ गया और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक होल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया, ठीक है, यहाँ पे एक इंडियम आ गया और यहाँ पे एक होल और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। अब इसी होल्स के वजह से क्या होगा,
यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल में, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल में, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल में, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने लगेगी, ठीक है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल फेंका ना, क्योंकि इंडियम को लाना था। तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई, एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी होल की वजह से क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर बढ़ जाता है, और सेमीकंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हमें एन टाइप का बनाना हो तो देखिए क्या होगा, फिर से सिलिकॉन है। सिलिकॉन को ही क्यों लेना है? क्योंकि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, फिफ्टीन ग्रुप के किसी एलिमेंट को जोड़ दीजिए, 15 ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट को जोड़ दीजिए उसमें, तो क्या बनाएगा? वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने आर्सेनिक जोड़ दिया, ठीक है, सही है ना? हाँ, हमने आर्सेनिक को जोड़ा, मान लीजिए हमने यहाँ पे आर्सेनिक जोड़ दिया, ठीक है, AS। यहाँ पे डोपिंग किसकी हो रही है? आर्सेनिक की हो रही है, ठीक है। अब ये आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, 4 से तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। अब यही इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे मैटर में क्या करेंगे? घूमतेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन से घूमने की वजह से हमें क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी और क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस चार्ज है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके पास हमारे पास 2 टॉपिक बचता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या होता है ना, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप अपने बुक से अगर डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नीट का चैप्टर नंबर 3 खत्म, ठीक है। हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। पहला था हमारा क्लास 11th का था पहला चैप्टर, और उसके बाद उसका 11th का दूसरा चैप्टर, ठीक है। हमने ये चीज़ कर ली। अब हमारे पास क्या है? हमने सॉलिड स्टेट कर लिया। अब हम अगला चैप्टर, ठीक है, डिसाइड करते हैं कौन सा बढ़िया, ठीक है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा मैं पढ़ के आप लोग को उसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के ये इतना ही है। इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस करेगा। 38 ईयर उठा लीजिएगा, सॉरी अब तो 40 ईयर हो गया, 40 ईयर उठा लीजिएगा। 40 ईयर उठा के उसको पढ़ के सारे क्वेश्चंस लगा दीजिएगा, कहीं भी फंसेंगे नहीं। जहाँ फंसेंगे प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा कोचिंग सेंटर पे, आपको सब हो जाएगा, ठीक है। सबका सलूशन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है, एक नया चैप्टर। और मैं कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चंस का एक नीट पे एक आपके क्वेश्चंस पे मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूं, और शीट का वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।